अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था एनोनिमसली, यानी उसको हमने नेम नहीं दिया था लेकिन वो हमने पढ़ लिया। उसका नाम है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। इसमें आपको याद होगा हमने 3 बीकर लिए थे और उसमें हमने एनिमल सेल पहले प्लेस करके देखा। फिर हमने उसमें 3 सॉल्यूशन भी लिए। एनिमल सेल में हमने कहा जी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। फिर हमने देखा कि उनका सेल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह हमने 3 फिर सॉल्यूशन लिए और उनमें हमने प्लांट सेल रखा, तो उस पर हमने देखा कि क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह तीनों सॉल्यूशंस का। तो प्लांट सेल में हमने कहा था कि टर्जिड हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। अगर पानी ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर होगी तो फट तो हो सकता नहीं है, यानी अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो टर्जिड हो जाएगा। अगर वो आइसोटोनिक होगा, सेम हो, तो वो पानी जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो उस चूँकि वो जाने वाले जो पानी अंदर जा रहा होता है उसकी रफ्तार उतनी नहीं होती, तो हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैसिड हो गया, यानी ढीला सा हो गया। और अगर पानी अंदर से बाहर निकल जाए, बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, तो फिर हमने कहा था कि ये क्या होता है जी, हाँ जी, तो हमने कहा था ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, बिल्कुल ही चुड़-मुड़ सा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। इसमें भी हमने इसी तरह कहा था भी सेल रप्चर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा एक में, और जो हाइपरटोनिक होगा उसमें वो ऐसे मुरझा जाएगा। तो ये वो टॉपिक है जो लास्ट टाइम हमने किया था, लेकिन इसका जो आपके पास असेसमेंट आएगी वो इस लेक्चर में आएगी। तो कर हमने पहले ही लिया था। अभी हम कुछ अपने लेक्चर्स को इस चैप्टर में, चूँकि अब 2 लेक्चर्स हमारे बाकी रह गए हैं, बाकी हमने वाइंड अप करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई इनमें कंप्लीट हो जाए हमारे बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। तो जितने हमारे आज के टॉपिक हैं उनमें ये एक टॉपिक है। अब आपको शायद याद होगा भी पत्ता जो होता है हमारे पास, लीफ, उसकी 2 एपिडर्मिस होती हैं। लीफ, अगर ये मेरा हाथ लीफ है तो एक उसकी पत्ते की नीचे वाली साइड होती है, एक पत्ते के ऊपर वाली साइड होती है। जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे जब आप इसको यूँ कट करके देखते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कोई एक काटें, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको यूँ 2 स्ट्रक्चर नज़र आएंगी लेयर्स की। एक ये लेयर नज़र आएगी और एक ये लेयर नज़र आएगी। ये वाली जो है हम इसको कहते हैं ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली तह को कहते हैं। एपी का मतलब ही होता है आउटर मोर। और ये नीचे वाली जो है इसको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये पत्ते के नीचे वाली साइड पे होती है, यानी जिसका रुख पत्ते का नीचे की तरफ होता है। अगर पत्ता यूँ लगा हुआ है तो नीचे लोअर एपिडर्मिस होगी, ऊपर अपर एपिडर्मिस। इस अपर लोअर एपिडर्मिस में ये बारीक से सुराख होते हैं। ये वाला है, ये एरिया आपको नज़र आ रहा है प्रोमिनेंट करके। यहाँ पे कुछ सेल्स की तरतीब ऊपर अपर एपिडर्मिस से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें आपको देखने में यहाँ पे नज़र आएंगे गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स नॉर्मल रूटीन में ऐसे होते हैं, यूँ। ये गार्ड सेल। अब होता क्या है कि जब पानी पत्तों में पहुँचता है, यहाँ पे इसके दरमियान में मीज़ोफिल सेल्स होंगे। यहाँ पे अभी हमने स्ट्रक्चर सारी नहीं बनाई क्योंकि वो इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, तो इट टेक्स टाइम। तो जब इस गार्ड सेल पे सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस होने के नतीजे में ग्लूकोज बनना शुरू हो जाती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आपको पता है, वो क्या होता है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वाटर कंज्यूम हो रहा है। जो ये आ रहा है, ये पानी इधर पहुंचेगा तो ये उसको कंज्यूम कर लेंगे और ये ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 2 काम हो रहे हैं। ग्लूकोज
बन रहा है यानी सॉल्यूट की मिकदार बढ़ रही है, और H2O कंज्यूम हो रहा है यानी सॉल्वेंट की मिकदार कम हो रही है। दोनों डबल हो रहा है, यानी इसका इफ़ेक्ट डबल हो गया। कैसे? सॉल्वेंट कम हो जा रहा है, सॉल्यूट बढ़ी जा रहा है। तो जैसे जैसे अंदर ग्लूकोज यहाँ पे पैदा होना शुरू होगा तो इसकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हमने ये पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि पानी की मूवमेंट जो होती है वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ होती है, यानी ये जो अतराफ़ में सेल हैं यहाँ और ऊपर और यहाँ, इनमें से पानी के मालिक्यूल अगर यहाँ पे हैं तो वो रश करेंगे तेज़ी से इसकी तरफ दौड़ेंगे पानी गार्ड सेल्स की तरफ, क्योंकि पानी में गार्ड सेल्स में पानी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्यूट की बढ़ रही है। तो वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ पानी के मालिक्यूल मूव करते हैं। यही हमने कहा था ना कि ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस है क्या? मूवमेंट ऑफ वाटर मालिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट, यही हमने डेफिनेशन कही थी। तो यहाँ लो सॉल्यूट यहाँ पे है अतराफ में, और यहाँ चूँकि ग्लूकोज बन रहा है तो ये हाई सॉल्यूट एरिया है। तो पानी के मालिक्यूल जो हैं वो इस गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं। जब पानी के मालिक्यूल गार्ड सेल में जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी कैफियत है जैसे टायर की ट्यूब होती है। आप उसको जिस तरह मर्जी मरोड़ के रख दें और बाद में उसमें हवा भरें तो उसकी शेप एज्यूम कर लेता, वो गोल उसको करना नहीं पड़ता क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, बस हवा भरनी। इनकी शेप भी ऐसी है कि जैसे ही इनमें पानी भरता है तो ये यूँ हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं यूँ, और इनके दरमियान में ये एक सुराख डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमा। इसके डेवलप होने से जैसे ये सुराख बनता है तो यहाँ से बाहर से पानी के ड्रॉपलेट्स, ऑक्सीजन इस रास्ते से बाहर जाना शुरू हो जाती है, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से अंदर आना शुरू हो जाती है। ये किरदार है किसका? ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स का। ये आपका एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है इसी सिलसिले में वो ये है कि हमें पता चल गया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों को गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती। तो अब सवाल ये है कि हमने उसका क्या फ़ायदा उठाया। अगर हमें ये पता चल गया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो उसकी एप्लीकेशन क्या है? तो ये पूरा टॉपिक तो पूरा लंबा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चूँकि ये 4-5 टॉपिक्स हैं, हम टाइम कम करने के लिए कोशिश करते हैं कि बोर्ड के ऊपर ज़रूरी चीज़ कोई बात लिखनी हो या समझानी हो तो समझाई जाए ताकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तवील ना हो। इसमें एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसका हमने क्या फ़ायदा उठाया। अब आप ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी जो कुछ चीज़ों को गुजरने देती थी। सेमी का मतलब ही क्या होता है? हाफ। इसका जो दूसरा वर्ड है इसके वो है फुल, फुली, सेमी फुली। सेमी परमिएबल परमिट से लफा निकला इजाज़त देने वाला। तो होता ये है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये वायरस एंड बैक्टीरिया तक को अलहदा कर देती हैं, यानी इस मेम्ब्रेन में से बैक्टीरिया गुज़र नहीं पाते। इसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि जो आपके पास ये होते हैं ना, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं इनके अंदर पानी को इस तरह की शेप एज्यूम कर लें, वो रखी होती है उन्होंने लगा के, इसमें यहाँ फ़र्ज़ करें एक मेम्ब्रेन लगा दें, ऊपर से इसमें पानी डालें, पानी यहाँ खड़ा होगा, हम कहते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक पानी है। हाइड्रो पानी, वाटर, और स्टैटिक मीन होता है साकिन। तो ये हाइड्रोस्टैटिक वाटर का साकिन पानी का प्रेशर यहाँ इकट्ठा होता रहेगा।
और ये मेम्ब्रेन जो है ये उस मेम्ब्रेन में से पानी तो गुजर सकता है, बैक्टीरिया वायरस को वो नहीं गुजरने देता, तो बैक्टीरिया उधर रुक जाते हैं। तो इस तरह जो ड्रॉप्स फिल्टर होते हैं उसको आप किसी बर्तन में या किसी जगह पे जिस तरह भी है टैब में या उसमें कलेक्ट कर लें। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह जो है वो ये प्रोसेस जो है ये इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने जो फिल्ट्रेशन प्लांट थे कुछ में कुछ ऐसे मेथड हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें नेचुरली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जितने भी हैं आजकल इस्तेमाल हो रहे इनके अंदर सिंथेटिक है मेम्ब्रेन जो है वो आर्टिफिशियल है। वो सिंथेटिक जो मेम्ब्रेन है वो इन फिल्टर्स में लगा देते हैं और इस तरह पानी को फ़िल्टर करा रहे हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स को फ़िल्टर कराते हैं ताकि चीज़ों को एक दूसरे से अलहदा किया जा सके। ये इसका एप्लीकेशन है, इसका फ़ायदा है। इस नॉलेज का हमें जब पता चला कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं तो उन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में से हमने इस तरीके से जो है वो फ़िल्ट्रेशन करवाई है। तो इसके बाद तीसरा जो इसमें आपके पास टॉपिक दिया हुआ है वो फ़िल्ट्रेशन का ही है। अभी ये फ़िल्ट्रेशन का जो जिक्र हम कर रहे हैं ये फ़िल्ट्रेशन है क्या? तो फ़िल्ट्रेशन की डेफिनेशन आप पहले इस तरह से करेंगे जो आपकी बुक में है, यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन में हमने अभी जिक्र किया है कि आप प्रेशर के तहत मटेरियल्स को फोर्स करते हैं कि वो मेम्ब्रेन के पार चले जाएं, ख़ास तौर पे जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको। यानी फ़िल्ट्रेशन में आप क्या करते हैं? आप प्रेशर के तहत उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस छोटे मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं कि वो उसमें से पार गुजर जाएं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अगर तो आपने इस तरह का सिस्टम लगाया जैसा अभी हमने कहा था जिसमें पानी खड़ा हो जाए और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, तो ये भी तरीकाकार हो सकता है पानी के मॉलिक्यूल को मूव कराने का। अच्छा, इस तरह अपनी जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ये फ़र्ज़ करें एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर फ़्लो कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या करेगा? वो इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स करेगा कि वो इस मेम्ब्रेन में से यहाँ से बाहर चले जाएं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। तो ये आप कर लेंगे, ये आसान है। फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि फ़िल्ट्रेशन इज़ व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड टू फोर्स मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सिस्टम, स्पेशली व्हेन दे आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। बड़े तो गुजर नहीं सकते, तो छोटे मॉलिक्यूलों को प्रेशर से बाहर निकाल दें। चाहे पानी हो, पानी के मॉलिक्यूल हो, बैक्टीरिया वगैरह बड़े मॉलिक्यूल रुक जाएंगे। और या फिर ये ब्लड का जो सिस्टम है इसमें भी फ़िल्ट्रेशन होती है। आपकी पूरी बॉडी में मॉलिक्यूल्स को यानी फूड मटेरियल से स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड में जाना, ब्लड से सेल्स में जाना, किडनी में फ़िल्टर होना, इसी तरह ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसों का तबादला है वो फ़िल्ट्रेशन का ही मरून मिन्नत है। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जितने भी आ रहे हैं वो मॉलिक्यूल उनको प्रेशर के ज़रिए जहाँ पे जो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उनको फोर्स करते हैं कि वो सिस्टम में दूसरे साइड पे मेम्ब्रेन के पार चले जाएं। यानी इसमें हम दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। एक तो ये जिक्र कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं दे आर फोर्स्ड बाय द प्रेशर। दूसरे नंबर पे वो मॉलिक्यूल स्मॉलर होंगे और जो मेन चीज़ है वो क्या है? वो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मूव उसको किससे कराना है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में से बाहर निकालना है। ये हमारे पास सिस्टम में हम फिर फ़िल्ट्रेशन ये मतलब पैरामीटर्स पूरे होते हैं। पहला पैरामीटर क्या है कि प्रेशर फोर्स करना मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ताकि वो बाहर निकल जाएं, ये पैरामीटर्स हैं। और इस मामले में, इस काम में स्मॉलर मॉलिक्यूल जो हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो सिस्टम से या उस जगह से बाहर निकल जाएं। तो ये आपके पास एक टॉपिक और हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ज़रा ये थोड़ी सी जो है ना, ये पीछे हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है
कल परसों जो हम पढ़ रहे थे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें मैंने एक बात की थी कि अगर तो मालिक्यूल खुद मूव कर जाएं फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, हम कहते हैं ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? पैसिव। कोई तवानाई तो खर्च नहीं हुई ना, और मालिक्यूल खुद ही अपने जहाँ पे वो ज़्यादा थे वहाँ से वहाँ चले गए जिधर कम थे। दूसरी तरह की जो ट्रांसपोर्ट है वो इसके अपोजिट है। मालिक्यूल अपने लोअर कंसंट्रेशन के एरिया से अपने हायर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जाना, भेजना पड़ता है उनको। यानी मालिक्यूल अपने कम इलाके जहाँ पे वो तादाद में कम है उनको उधर से उधर भेजना पड़ रहा है जिधर वो तादाद में ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो इस काम को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एक मैं मिसाल के तौर पे ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं समझने के लिए, ख़ास तौर पे जो बच्चे ज़रा समझने में कमज़ोर हैं चीज़ें, वो ये मिसाल को आप इस तरह ले लें। आपके पास ऊपर वाटर टैंक होता है, आप अगर ऊपर वाटर टैंक में पानी मौजूद है, आप टैप खोलें, पानी खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, उसके लिए आपको कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो वो मालिक्यूल ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने तौर पे जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर आपको नीचे ज़मीन से पानी ऊपर भेजना पड़ रहा है टैंक में, तो अब आपको तवानाई खर्च करनी पड़ेगी, वो उस पंप की सूरत में, बिजली की सूरत में। अब आप पहले ही नीचे पानी कम है, ऊपर टैंक में ज़्यादा है, तो आप जो पंप में पानी है, यानी जो पंप में पानी वो कम है ऊपर टैंक की निस्बत, तो पंप पानी को एनर्जी खर्च करके ऊपर भेजेगा। अब ये जो प्रोसेस है ये अप्लाई हो सकता है कि यहाँ पे तवानाई खर्च करनी पड़ रही है, और अगर यही काम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हो तो जो तवानाई का हमारे पास करेंसी है, जिस सूरत में हम तवानाई खर्च करते हैं, वो है ATP। वैसे तो बाहर के हम तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं ना, लेकिन हम चूँकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मालिक्यूल्स को कम कंसंट्रेशन के एरिया से ज़्यादा, जहाँ ऑलरेडी वो ज़्यादा हैं, वहाँ भेजा जाता है ज़रूरत के तहत बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। किसके ज़रिए? एक्सपेंडिचर, खर्चा करके, तवानाई को खर्च करके। और वो किस सूरत में एनर्जी खर्च होगी? ATP की सूरत में। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब इसकी एक मिसाल आप ले लें जो आपकी बुक में दी हुई है, वो है सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप, ये एक आपके पास एग्जांपल दी हुई है। वो ये कहता है कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फ़र्क हमने पहले ही बताया हुआ है, आपको पता ही है। अब होता ये है कि जब आपके पास कोई एक सेल होता है ना, मसलन आपके पास एक नर्व सेल है, वो जो मैसेजेस लेके जाता है, फ़र्ज़ करें कि वो यही है, फ़र्ज़ कर रहे हैं, इसी को समझ लें। अगरचे वो ज़रा एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, नर्व्स के मैसेजेस जाने आने में उसको लंबाई उसकी ज़्यादा होती है। तो अब होता ये है, हम इतने से हिस्से को कंसीडर करना चाहते हैं, ज़रा उस पर ले आए अपने जहन में, वो मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने पढ़ा था कि इस मॉडल में क्या होता है, यूँ प्रोटीन के मालिक्यूल जो हैं वो ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स हैं, और ये प्रोटीन के मालिक्यूल इसमें कहीं कहीं धंसे हुए हैं। ये तो अब किसी मालिक्यूल ने वो कहता है कि बाहर की तरफ जो है ना वो ये चूँकि हम कर रहे हैं ना सोडियम आइंस और पोटाशियम आइंस, तो पोटाशियम आयन जो हैं वो ऑलरेडी अंदर ज़्यादा होते हैं, बाहर कम होते हैं। बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये इसको हमने क्या कहा था, ये क्या है? कैरियर प्रोटीन। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी हमने कहा था कि ये फैसिलिटेट कर रही हैं,
तवानाई नहीं खर्च कर रहे, बस मालिक्यूल को बिठाते हैं अंदर छोड़ आते हैं। अब यहाँ पे ये तवानाई खर्च कर रहे हैं और इन पोटाशियम आइंस को अंदर की तरफ, यानी ये एरिया इनसाइड है ना, अंदर की तरफ है ये वाला इनसाइड मेम्ब्रेन और ये आउटसाइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का बाहर का एरिया। तो मेम्ब्रेन के जो बाहर का एरिया वो ये है और मेम्ब्रेन के जो अंदर का एरिया है वो सारा ये है, ये यानी। तो पोटाशियम आयन पहले ही अंदर ज़्यादा होते हैं, फिर भी मेम्ब्रेन क्या है, ये प्रोटीन मालिक्यूल तवानाई खर्च कर करके पोटाशियम को अंदर छोड़ के आते हैं। और जो अंदर सोडियम के मालिक्यूल पहले ही थोड़े हैं और बाहर ज़्यादा हैं, उनको वो बाहर छोड़ के आते हैं। बात समझ में आई है? फिर मैं दोबारा इधर बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटसाइड है और ये इसकी इनसाइड है, अंदर का एरिया मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पोटाशियम आयन ऑलरेडी ज़्यादा हैं, यूँ ये इसके साथ साथ होंगे। मैं आपको वजाहत के लिए अलहदा से बना रहा हूँ यहाँ खुले खुले करके। और सोडियम आयन ऑलरेडी बाहर ज़्यादा होंगे, लेकिन जो सोडियम कोई अगर अंदर होगा तो एनर्जी खर्च करके मेम्ब्रेन उसको सोडियम को बाहर छोड़ के आएगी। हालांकि सोडियम पहले ही बाहर है, लेकिन ये काम उस वक्त होता है जब कोई मेम्ब्रेन या इस नर्व सेल में से, ये हम मिसाल किसकी ले रहे हैं, नर्व सेल की, वो सेल जो हमारे जिस्म में मैसेज कंडक्ट करते हैं। मसला अगर ये अभी मेरे हाथ के नर्व्स हो सकता है कोई रेस्ट में हो, जैसे मैंने ये इसको टच किया, अब नर्व रेस्ट में नहीं, अब काम कर रही है, इसका मैसेज चल पड़ा है। तो जब रेस्ट में है तो वो क्या कर रहे हैं कि जो पोटाशियम आयन है वो बाहर से ये बाहर है तो बाहर से अंदर की तरफ मूव कराते हैं। जो बाहर अगर कोई एक अद्धा पड़ा होगा वो उसको तवानाई खर्च करके वो प्रोटीन उसको अंदर भेज रही हैं, जबकि अंदर जो सोडियम आयन है उनको वो तवानाई खर्च कर करके बाहर भेज रहे हैं ताकि बैलेंस बरकरार रहे। इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, और ये काम एनर्जी खर्च करके होता है। इसको किस सूरत में एनर्जी खर्च करते हैं? एटीपी की सूरत में। और ये एटीपी जो है ये खर्च कौन करता है? कैरियर प्रोटीन्स। कहाँ? नर्व सेल की मेम्ब्रेन पर। तो ये भी आपका एक टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। पैसिव ट्रांसपोर्ट जब तवानाई खर्च नहीं होती, इसमें सिंपल डिफ्यूजन भी है, ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, और इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब होती है जब मालिक्यूल्स को तवानाई खर्च करके मूव कराएं। इसके लिए ये यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है तवानाई खर्च करने की? वो उस वक्त होता है मामला जब मालिक्यूल्स को उनकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना मकसूद हो, यानी उनको ज़रूरी हो, वरना तो नेचुरली वो उसका फिनोमिना ये है कि मालिक्यूल हायर से लोअर की तरफ खुद ही चले जाते हैं, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑल द टाइम हो रही होती है। तो ये आपके पास एक दो टॉपिक इसमें आ गए। इसके बाद एक और टॉपिक है जो अगले लेक्चर का हिस्सा है, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम यहाँ टच कर लें, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो आने वाले 2 लेक्चर्स हैं वो उनमें हम पढ़ना चाहते हैं एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। तो एक टॉपिक है हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम मेथड ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं कि पौधों में मूवमेंट्स किन तरीक़ों से होती है। तो ये 2 और मेथड हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो क्या सेंस दे रहा है आपको, एक्सो क्या सेंस दे रहा है। इस वर्ड के अंदर ही सारी इसकी स्टोरी है इस टर्म की। एंडो का मतलब है इनसाइड, अंदर की तरफ। साइटोप्लाज्म सेल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है साइटो, जिस तरह हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी।
तो वो साइटो का लफ्ज़ जो है ना, ये असल में इस्तेमाल होता है साइटोप्लाज्म के लिए, सेल के लिए। और सिस का मतलब हमेशा तोड़ने के सेंस में लेते हैं, यानी किसी चीज़ को तोड़ना। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि किसी चीज़ को, साइटोप्लाज्म को तोड़कर किसी मटेरियल को अंदर की तरफ ले जाना। इसमें करते क्या है कि सेल को, मतलब अगर ये सेल है और कोई बल्कि मटेरियल आ गया, कोई बड़ा मटेरियल है, ये इसको अंदर लेके जाना है, तो ये आम तौर पे ना ये प्रोटीन्स के ऊपर चढ़ता है, ना ये लिपिड्स के लिए सवारी बनता है। फिर इसको अंदर कैसे लेके जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ टच करेगा इसके मेम्ब्रेन के साथ और इसको रप्चर करेगा, और अल्टीमेटली यूँ टाइम गुजरता जाएगा तो ये इसको इनगल्फ कर लेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, और फिर जो पीछे मेम्ब्रेन है वो दोबारा जुड़ जाएगी। इस तरह मटेरियल का अंदर की तरफ जाना, बल्कि मटेरियल का, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब इसके अंदर दो आपके पास मूवमेंट्स हैं। इसमें एक है फेगोसाइटोसिस और दूसरी है पाइनोसाइटोसिस। जब भी ये लफ्ज़ आएगा ना फेगो का मतलब होता है सॉलिड, यानी आप अपने जहन में रखें कि फेगो मीन होता है सॉलिड चीज़, और पाइनो मीन होता है लिक्विड। अगर आप अपने आप को देखें तो हम दो ही काम करते हैं ना, खाने, इंजेक्शन हमारी दो तरह की होती है, या हम किसी सॉलिड चीज़ को खाते हैं या हम लिक्विड को पीते हैं। हम इसको दो कहते हैं कि ईटिंग और ड्रिंकिंग, दो ही चीज़ें होती हैं ना। ईटिंग, हम किसी लिक्विड को तो नहीं कहते कि हम पानी खा रहे हैं, उसको तो हम कहते हैं ना पी रहे हैं। ईट करना और ड्रिंक करना। इसी तरह सेल जब सॉलिड चीज़ को अपने अंदर लेके जाता है, हम कहते हैं ये सेलुलर ईटिंग है, सेल खा रहा है, सेल सॉलिड चीज़ को अपने अंदर लेके जा रहा है। जबकि सेल किसी लिक्विड को अंदर लेके जाता है तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ सेलुलर ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, लिक्विड अपने अंदर लेके जा रहा है। फेगोसाइटोसिस इज सेलुलर ईटिंग, पाइनोसाइटोसिस इज सेलुलर ड्रिंकिंग। ये मिसाल है बस। लिक्विड अगर अंदर जा रहा है तो सेलुलर हम कहते हैं ये पाइनोसाइटोसिस हो रही है, होगा यही तरीकाकार, लेकिन बड़ी मटेरियल के लिए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है एक्सोसाइटोसिस। अब बाहर भी निकालना है ना, आउटसाइड। एक्टो का मतलब, एक्सो का मतलब क्या, आउट, पुश आउट, बाहर निकालें। तो यही मटेरियल जब यूं बाहर अगर निकालना हो जिस्म से बाहर, उसी तरह ये मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा, मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और उसको बाहर निकालने के बाद जो ये मेथड जो होता है ना, असल में तब होता है जब जिस तरह ये मटेरियल अंदर आया था, कोई भी मतलब ये मटेरियल है, इसको अंदर लेके जाना है, ये मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा, मेम्ब्रेन इसके ऊपर लिपट जाएगी यूँ, ये यूँ अंदर इसके गया। अब ये जैसे अंदर पहुँचेगा ना, ये मेम्ब्रेन का टुकड़ा इसके साथ ही चला जाएगा, यानी यहाँ ये कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के जो गैप होते हैं, इस एक्सोसाइटोसिस के जो वेजिकल्स हैं वो यहाँ पे आके इसको कवर अप करते हैं, इसको मतलब इसकी जो जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन टूट गई है उसको कवर करते हैं ताकि ये गैप फिल हो जाए। तो ये दो टॉपिक्स हैं, ये भी मूवमेंट के तरीके हैं। अभी तक आपने पढ़ा है, डिफ्यूजन पढ़ी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी है, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ी है। ये भी वही मेथड है जिसके ज़रिए सेल के अंदर और बाहर चीज़ें, मटेरियल, यानी ये मेन टॉपिक था पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। याद है ना आपको मेन टॉपिक जो था, उसमें फिर हमने शुरू किया था डिफ्यूजन, फिर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी, फिर हमने ऑस्मोसिस पढ़ी, फिर फिल्ट्रेशन, और फिर सिलसिला ये चलता चलता आज यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपने मुतल्लिका टीचर से पूछे, नहीं तो हमारे से कमेंट्स कर से सेक्शन में हमसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।